मैनिफेस्टो का जो है अनाउंसमेंट हमारे नायब सदर करेंगे। इससे पहले कि मैं माइक रिक्वेस्ट करूं, मैं यहाँ इन्हीं भारत का चेयरमैन है, अजय सुब्रता साहब इसके मेंबर हैं, शहीद शारिक साहब एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सरदार शमी ओबरॉय जो पार्टी के ट्रेजरर हैं, मैं इसका मेंबर हूँ। पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम की तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राथर साहब, जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं राथर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने राथर साहब को ये जिम्मेदारी दी और उन पे छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने अभी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब के तरफ से, बाकी मेंबरों के तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं। चाहे वो डिजाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके प्रूफ रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहां जहां उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ये मैनिफेस्टो राथर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। जिम्मेदारी संभालने के बाद राथर साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहां से हो सकता है। और जब राथर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के जरिए और मैसेज के जरिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जो है इसमें मेहनत करेंगे और आमतौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा और हजार से ज्यादा होंगे हजारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राथर साहब को एड्रेस हुए। और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशंस हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राथर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर
डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहां जहां से हमें वो सुझाव मिले, वहां जहां जहां से हमें वो बातें सामने आई जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, हमने उस चीज को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राठौर साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे, और मैं यहां तक कह सकता हूं कि वो पार्टियां जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएं, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राठौर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज्यादा इस पे गौर किया है, इस पे सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूंगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर ने तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है, कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है, और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे, तीसरे हिस्से में हमने हर चीज को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज हैं, उन 12 गारंटीज को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए हम वो डिजिटल कॉपीज आप तक दे देंगे, और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है, और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे। तो करें शुरू तनवीर। The first, then the third guarantee is a comprehensive job package for youth.
अनएम्प्लॉयमेंट का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों की बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है। 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोजगारी को कम करने की तो बातें की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रहेंसिव, इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पर भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेकर रहती है, पानी को लेकर रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफें लोगों को हैं, इसके बारे में भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा कुछ लोग तो इससे ज्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राथर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। सोशल वेलफेयर को लेके एक खास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें EWS के तहत हमारी जो हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपए महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात मैं माफी चाहता हूं, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है। हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो है लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो है फराहम करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए ये हम वादे जो हैं वीडियो पेंशन 1,000 से 3,000 तक बढ़ाया। वीडियो पेंशन ये भी बढ़ाया हुआ है, ये सारा आपके सामने है। इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज हैं। राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं। जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पे हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं। ड्रग्स की फिक्र हम सबको है और इसका हम बार बार जो है जिक्र करते आए हैं कि इसका एक कॉम्प्रहेंसिव और कोहेसिव एक प्रोग्राम हमें तैयार करना होगा ड्रग एडिक्शन को जो है न सिर्फ कम करने के लिए बल्कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इस बीमारी से पूरी तरह से आजाद करने के लिए। तो एक खास गारंटी अलग से हम वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिस्टोरिकली ये हमारे की इंडस्ट्रीज रहे हैं टूरिज्म के साथ। इनको और बढ़ावा देने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको और मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फ्रूट, सैफरन, इन सब चीजों को लेके यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें मिनिमम जो असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है, हमारी ये कोशिश रहेगी क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी हम मरकज के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे।
हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपके सामने है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल ट्रस्ट particularly for terminal ailments, terminal diseases. लोगों की माली हालत जो है बहुत खस्ता है, और खासकर जब कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो लोगों को कैंसर और इन बीमारियों से के लिए इलाज हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक मेडिकल ट्रस्ट कायम किया जाएगा ताकि कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए एक इंश्योरेंस का एक कवर उनको मिले, और उनके लिए फिर इलाज जो है हासिल करना ज्यादा आसान होगा। और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने बातें की हुई हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री, माइनिंग, इस सेक्टर को अगर देखें तो हर एरिया के साथ कहीं ना कहीं ये टच कर जाता है। माइनिंग की एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की ये रही है कि दरियाओं से अगर रेत निकालना हो, पत्थर निकालना हो, तो हमारे लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती। बाहर से ठेकेदार, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स, बाहर से जो है लोगों ने इसके कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, और हमारे लोग जो है कहीं गिनती में आते नहीं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग को लेके हम कुछ खास कमिटमेंट जो है लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें पाडर के जो सैफायर हैं उनका जिक्र है। अगर आप डिटेल्स में देखें तो नॉर्थ कश्मीर में जो मार्बल का जो माइनिंग है उसको लेके हमने जिक्र किया है। पिछले दिनों जो रियासी में लिथियम के माइंस जो हैं वो पाए गए हैं। हमने उस लिथियम माइनिंग और लिथियम माइनिंग के तहत जो रॉयल्टीज की बात है, उन रॉयल्टीज का किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होना चाहिए, उन सब का इस सेक्टर में जो है हमने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद तालीम को अगर हम लेके बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तालीम को लेके वो आपके सामने है। इसमें हमारे लिए वेयर इज द प्रॉमिस ऑन द एजुकेशन, वेयर इज दैट पॉइंट? Oh, you sent me the old one, Tanveer. What you sent me? शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मुफ्त किया गया था। आहिस्ता 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 इसको काट के मुफ्त तालीम अब लगभग उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में, हालांकि इसमें जिक्र हुआ नहीं है, इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैनिफेस्टो में हमने दोबारा कॉलेज के लेवल तक मेल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फरहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ कुछ और एजुकेशन को लेके बातें हैं जो आपके सामने हैं। श्रीनगर एंड जम्मू कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स फॉर श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज। आप सब शहर से ताल्लुक रखते हैं, शहर के हालात आपको मालूम है। यहाँ आधा घंटा बारिश होने के बाद हमारे सड़कों की क्या हालत है वो आपके सामने है। स्मार्ट सिटी के नाम पे काम बहुत किए गए हैं, लेकिन उनका फायदा यहाँ के लोगों को पहुंचा नहीं है। सैटेलाइट सिटीज की बात हुई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। खास जम्मू और श्रीनगर शहर्स को डीकंजेस्ट करने के लिए एक खसूसी गारंटी जो है हमारे तरफ से लोगों के साथ किया जा रहा है। फर्दर प्रोमिसेस मैं इनको पढ़ने का काम अभी करूंगा नहीं, वो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है हम आपको दे देंगे, वो आप उस टाइम देख लीजिएगा। और मैनिफेस्टो इन डिटेल बाकी जो है वो पॉइंट्स वहां पे आपके पास आ जाएंगे। कमेटी के तरफ से कोशिश की गई है कि कोई ऐसा सेक्टर ना हो जिसको टच ना किया गया हो, कोई पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा ना हो जिसके साथ पिछले कई सालों से नाइंसाफी जो की गई है, उस नाइंसाफी को दूर करने की बात हमारे तरफ से ना की गई हो। हमने अपने तरफ से कोशिश की कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने पेश करें, जिससे कि लोगों को लगे कि वाकई आने वाले 5 साल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले
यहां हुकूमत करने के लिए, तो वाकई एक नया कश्मीर, जिस नया कश्मीर का एक जो हमें विरासत में बाबा कौम शेर कश्मीर ने हमारे हवाले किया, अगर हम उसको अमली जामा पहना पाए तो हम पहना पाएंगे अगर हमने इस रोड मैप, इस एजेंडा को जो है मुकम्मल किया। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारे मंशूर को देखें, बाकी पार्टियों के मुकाबले में हमारे मंशूर को तोलें और उसके बाद फैसला करें कि आने वाले 5 साल किसके हवाले किए जाने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करके हमें 5 साल का मौका देंगे, ताकि जो जो गारंटीज और जो जो वादे हमने लोगों के साथ किए हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को दोबारा इंशाअल्लाह लोगों के सामने पेश करेंगे। यही शुरू में मैं आपसे कहना चाहता था। अब अगर इसके बाद आपके मंशूर को लेके कोई सवाल हो तो मैं उन सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। The reality is, as we mentioned right in the beginning, that we have a fight on our hands to get our powers back. And we have no doubt in that we will succeed. At the very least, in the first instance, we will get a state back for Jammu and Kashmir. Within the state, all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of Jammu and Kashmir. And we will fulfill these promises. We only have to go so far as to remind the Supreme Court of India that the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. देखिए ना, कांग्रेस के साथ हमारी बात शुरू होने जा रही है। कहां तक हम उसमें कामयाब होंगे मैं अभी कह नहीं सकता हूं, क्योंकि बातचीत अभी शुरू हुई नहीं। बातचीत होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हम कहां तक उसको पहुंचा पाएंगे। अब हम पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीजें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप क्यों स्पेकुलेशन में जा रहे हो ना? आप 4 अक्टूबर तक वेट करिए। हमें नहीं लगता ना कि बीजेपी की वो पोजीशन है जो आपको लग रही है, और वो 35 सीटें जो आप गिन रहे हो, आप भूल रहे हो कि हम सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीट जीते, 2 पे हम लड़े ही नहीं और 1 पे हम हारे। अगर 1 हारने और 2 ना जीतने पे भी हम 35 सीट जीते तो हमारी पोजीशन ठीक ठाक है ना। आप क्यों हमें बीजेपी की तरफ खींच रहे हो?
हमें उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना हम उस तरफ जाने पे सोच रहे हैं। कराने आप कहा कि इक्वल अलायंस के लिए वो लाइक माइंडेड लोग जा सकते हैं, तो मतलब ये पीडीपी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। अगर कांग्रेस चाहेगी कि पीडीपी आपकी और कांग्रेस, लेकिन अब क्या ये पॉसिबल है आपको? कांग्रेस हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकती। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूं। अब मैं कौन होता हूं उनसे कहने के लिए कि आप लाइक माइंडेड से मत करिए, लेकिन वो जिनसे बात करना चाहे वो करें, हम जिनसे बात करना चाहेंगे हम भी करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं? हम भी लाइक माइंडेड पार्टी से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन कौन है, मैं अभी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आज हम मंशूर पे ही बात करें तो लिस्ट जब हमें कैंडिडेट्स का निकालना होगा उस टाइम उस पर बात करेंगे। किस चीज? सॉरी, एक आप फिर से शुरू करें ना। हाँ, उसके हिसाब से कहा जाता है लोग जो है वो कांग्रेस में होगा, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, तो एक बार फिर लाभ के तौर पर एनसीओ कांग्रेस में बन गया। देखिए अब मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं इन चीजों में अब कोई भरोसा नहीं रखता हूं। वोट गिनने के वक्त तक आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीता हुआ हूं। लंच टाइम तक आप में से कुछ ऐसे थे जो मुझे फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं जब अभी आपके मशीन गिनने शुरू हो जाएंगे। मैंने इलेक्शन हार तस्लीम करके इंजीनियर को मुबारक भी दी थी और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अभी इंतजार करो, अभी भी मौका है। आप अभी से ही कहोगे कि फलाने ने यहां से जीता तो फलाने ने वहां से जीता, तो हुकूमत यहां से बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी, यहां से कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी। हमने अपना मंशूर तैयार करके लोगों के सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत जो है अभी शुरू होनी बाकी है। हमें अपनी बात कांग्रेस के साथ करने दीजिए, लोगों का अपना मैंडेट जो है वो देने दीजिए, नतीजे आ जाएंगे उसके बाद हम फिर तफसील में बात करेंगे। आई वांट टू कम बैक टू यू, आई हैव गिवन यू वन ऑलरेडी। क्या? किसने? हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से ये सीखा कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन हमने ये भी सीखा कि आखिरी मरहले तक किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभार बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें इस बात का जो है एहसास हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा, बाकी पार्टियां बिखर गईं। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन उस वक्त दावा जीत की कर रहा था, अगर उसको बीजेपी ने माइग्रेंट वोट नहीं दिलाया होता वो अपनी जमानत छोड़ गया होता। हम तो कम से कम अगर हारे तो इज्जत से हारे, बेइज्जत होके नहीं हारे, इतना तो हमने सीखा। मुझे जाती तौर और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का अफसोस है कि जहां जमात इस्लामी ने अपनी सियासत पिछले 30 साल की छोड़ के इलेक्शन के मैदान में कूदने की बात की थी और खुलेआम उन्होंने प्रेस के जरिए ये बात दिल्ली तक पहुंचाई, क्योंकि बंद कमरे में बात होती तो शायद उसका कोई खास उसका कोई मायने होता नहीं,
लेकिन खुलेआम प्रेस के जरिए उन्होंने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारे ऊपर से बैन हटा दो तो हम मैदान में अपने उम्मीदवार उतार के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से उनके इस बैन को उठाने के हक में थे। बदकिस्मती से कैबिनेट का और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आपकी थी, उन्होंने आखिरी दिनों में ट्रांसफर बहुत किए, जमीनें भी बांटी और सारे ऐसे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। एक काम जो उनको करना चाहिए था, दिल्ली के तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो उठवाने का काम वो कर नहीं सके। चलिए, अब जमात इस्लामी इस इलेक्शन में खुलेआम हिस्सा नहीं ले पाएगी, हमें उस बात का अफसोस है। जीतने के बाद देखा, कई सारे ऐसे वादे हैं जो यूटी में भी हम इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा, हम अगर वो अपनी मर्जी से हमें स्टेटहुड नहीं देते तो हम लड़ झगड़ के स्टेटहुड अपना वापस हासिल कर लेंगे, और वापस हासिल करने के बाद जितने हमारे वादे हैं लोगों के साथ वो हम उनको पूरा कर लेंगे। For those militants who had crossed the border and they gave 40 militants lost in the children and boys area. But since then they have been struggling for their citizenship rights and they have been demanding if the government of India cannot give them citizenship rights, they should be sent back. Here is the government of India signed it and they are struggling. It's a humanitarian crisis. Your manifesto, is there anything in your manifesto? If there isn't, when government comes, it is definitely something that will be looked at. ओके, चले, शुक्रिया। रिलीज अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग। We will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। चलिए, आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? हम उसको दोबारा कायम हो तो हम LOC ट्रेड और इन सब चीजों को जो वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब की देन थी जम्मू कश्मीर को, जो CBM के तौर पे हमें दिए गए थे, हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमें वापस हासिल हो। ओके, चले, थैंक यू।